हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इंग्लिश पेडागोजी की नई पीवाईक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 2011 से लेकर 2023 तक आपके जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाऊंगा। आप यकीन मानिए ये क्लासेस आपके लिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को है। अब प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करते हैं और प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 100% लॉस होगा। तो उस लॉस से बचने के लिए, ताकि आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, इन क्लासेस को मिस मत करना, ठीक है। एग्जाम में आपको काफ़ी क्वेश्चंस यहीं से रिपीटेशन में मिलेंगे। आप ये चीज़ जब एग्जाम देंगे तब फील करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन क्लासेस को आप मिस मत करना। आपको वीडियोस टाइम पर मिल सकें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए। हमने हिंदी पेडागोजी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। मैं 10 से 12 सेट वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। हमने जो सीडीपी की पीवाईक्यू सीरीज है उसको भी स्टार्ट कर रखा है। इनकी भी मैं लगभग 12 सेट डाल चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमने ईवीएस पीवाईक्यू जो सीरीज है इसके अंदर भी मैं काफ़ी सेट अपलोड कर चुका हूं। आप इनको भी जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इनसे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आप अच्छे से इन सीरीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश पेडागोजी सीरीज को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम साइंस की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको शाम को क्लास नंबर 13 मिलेगी ईवीएस की, ठीक है, शाम को 6 बजे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लैंग्वेज टीचर usually begins her class by giving certain situations, posing few questions, sharing their experiences, etc. This is known as। देखिए, आप एक बात बताइए, जब भी एक टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए आता है ना, तो ऐसा तो होता नहीं है भाई क्लास में सीधा एंटर किया, सीधा मार्कर उठाया और बोर्ड के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो नहीं होता है ना। जब भी एक टीचर क्लास के अंदर आता है ना, क्लास में आने के बाद टीचर क्या करेगा, नॉर्मल सी बात है, जिस टॉपिक को वो पढ़ाना चाहता है ना उससे रिलेटेड आपसे बातें करेगा, आपसे जानने की कोशिश करेगा कि उस टॉपिक के बारे में आपको कितना पता है, और तब जाकर टीचर उस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शंस को देखिए। प्री रीडिंग टास्क, व्हाइल रीडिंग टास्क, ऑनगोइंग टास्क या पोस्ट रीडिंग टास्क। तो देखिए, आप समझ गए होंगे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर नंबर ए, यानी कि प्री रीडिंग टास्क। यानी कि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टास्क दिए जा रहे हैं। टीचर पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितना पता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्री रीडिंग टास्क। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। देखिए, आप एक्सप्लेनेशन को समझिए। द प्री रीडिंग टास्क इज द टास्क दैट इज जनरली गिवन बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। मैंने बताया ना आपको, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक जनरली बातचीत की जाती है इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट लर्नर इंटरेस्ट, ताकि ये पता चल सके अगर लर्नर उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, या एंड प्रिपेयर देम फॉर द चैलेंजेस दैट दे आर लाइकली टू फेस इन द टेक्स्ट। यानी कि जब टीचर आपको पढ़ाएगा ना तो उन चैलेंजेस के लिए वो पहले ही जान लेता है आपको इस टॉपिक के बारे में कितना पता है, ताकि उस टॉपिक को ज़्यादा गहराई से समझा सके। जो भी चैलेंजेस आएंगे ना उनके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्री रीडिंग टास्क, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। टू असेस रीडिंग एबिलिटी, यानी कि रीडिंग एबिलिटी है ना उसका असेसमेंट करना है एट द प्राइमरी लेवल। ये भी आप देखिए प्राइमरी लेवल के ऊपर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि जो आपकी रीडिंग एबिलिटी है ना उसको जांचने के लिए प्राइमरी लेवल पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो देखिए ऑप्शंस को देखते हैं। आइडेंटिफाइंग द अल्फाबेट, नॉलेज ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट और फ्लुएंसी इन द रीडिंग। देखिए, मैंने आपको बताया है आपका जो सीखना है ना, आपकी जो लर्निंग है ना तभी कंप्लीट मानी जाएगी, तब आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। सिर्फ रटने से नहीं होगा, या सिर्फ आपने अल्फ़ाबेट सीख लिए उससे भी नहीं होगा। यानी कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना वो आपके समझ में आनी चाहिए, तभी आपकी जो लर्निंग है वो कंप्लीट मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट है उसको समझना जरूरी है, ठीक है, तब आपकी रीडिंग एबिलिटी कंप्लीट मानी जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मेजर फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू। देखिए, यानी कि आपको
यानी कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है ना, इसका अर्थ क्या होता है, तो वो समझिए आप। देखिए कम्युनिकेटिव, आप कम्युनिकेशन से ही समझ जाइए। अब यहाँ पर क्या किया जाता है ना, बच्चे हैं ना एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सकें, इस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ग्रामर पर फोकस नहीं किया जाएगा, टारगेट लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बच्चे को लाइव एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि बच्चे एक दूसरे से बात कर सकें, उनके बीच में रियल कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है, उनके बीच में रियल इंटरेक्शन हो सके। तो देखिए अब हम ऑप्शंस को चूज करते हैं। एनकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर, ये भी आपका गलत है। आगे देखते हैं। फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ टारगेट लैंग्वेज, मैंने बताया टारगेट लैंग्वेज के ऊपर फोकस नहीं होता है, ये भी आपका गलत है। प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स, हाँ ये आपका सही है भाई। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, अगर बच्चे प्रैक्टिकल तौर पर उस लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज देखी जाती है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मैंने आपको बताया ना ड्रिल और जो प्रैक्टिस होती है ना वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। मैंने हिंदी की पेडागोजी में भी आपको बताया था, जो हमने साइकोलॉजी की थी वहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी, यानी कि प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप एक्सप्लेनेशन को देखिए। द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज डिफाइंड एज एन अप्रोच ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज और ए फॉरेन लैंग्वेज दैट फोकसेज ऑन लर्नर्स इंटरेक्शन वेदर एज मीन्स और द अल्टीमेट गोल्स ऑफ लर्निंग ए टारगेट लैंग्वेज। आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड द फिजिकल मोमेंट इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ भाषा का यूज नहीं कर रहे हैं, साथ में आपका जो फिजिकल मोमेंट है ना, आपके जो स्ट्रक्चर है ना, आपका जो गेस्चर है, आप उनका भी यूज कर रहे हैं। जैसे आपके फेस के एक्सप्रेशन हो गए, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, इस तरह से। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। व्हाट आर द प्री रिक्विसाइट्स ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि FLN। अब आपको FLN के बारे में पता होना चाहिए कि FLN होता क्या है। तो देखिए आपसे FLN की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसका मतलब क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब आगे देखिए इसमें और आपको क्या क्या याद रखना है। FLN का मतलब है जब बच्चा 3rd क्लास तक आए ना, तो उसको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता हो जाना चाहिए। 3rd क्लास का यानी कि 8 ईयर तक, 8 साल तक, यानी कि 3rd क्लास तक बच्चे को कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर बच्चा है ना चीज़ों को आसानी से लिख सके, चीज़ों को ईजिली पढ़ सके, ठीक है, और साथ साथ में जो बेसिक ऑपरेशंस होने हैं, मैथमेटिक्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड हो गया, इन चीज़ों के बारे में भी बच्चों को बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन बच्चे कर सकें, आराम से बेसिक कैलकुलेशन को कर पाएं। ये है आपका FLN। और इसको जो कंप्लीट करने की जो डेडलाइन है ना, वो दे रखी है 2026 से 2027 तक। ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो FLN की फुल फॉर्म हो गई, और इसमें क्या किया जाएगा वो मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर अब आप करेक्ट आंसर को आराम से चुन सकते हैं। तो देखिए, लिसन, स्पीक एंड अर्थमेटिक गलत है आपका। रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक ऑपरेशंस विद नंबर्स, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए, राइट, रीड एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ये भी आपका गलत है। रीड, राइट एंड प्ले विद नंबर्स, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है, FLN का मतलब मैंने आपको बता दिया। अगर बच्चे के होलिस्टिक एंड डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितनी साल, 0 से 8 साल तक, यानी कि 8 ईयर तक। और 2026 और 27 की क्या है, इसकी डेडलाइन है। और क्लास के बारे में अगर पूछता है तो 3rd क्लास के एंड तक, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द टास्क विद डिजाइन फॉर लर्नर्स टू सपोर्ट ग्रामर लर्निंग, यानी कि हम बच्चे को ग्रामर लर्निंग सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बच्चे को कुछ टास्क दे रहे हैं, तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, ठीक है, ये हमें बताना है। यानी कि ग्रामर लर्निंग के लिए जो सबसे बेस्ट है ना, वो क्या होना चाहिए, किस तरह से ग्रामर लर्निंग होनी चाहिए। तो देखिए बात करते हैं। इट शुड बी मीनिंगफुल, हाँ ये मीनिंगफुल होनी चाहिए, तो ये आपका हो सकता है करेक्ट। फिर भी आगे देखते हैं। इट शुड बी हाईली इंफॉर्मेटिव, ये भी आपका सही है। लेकिन देखिए एक चीज को समझिए आप, अब भाई हाईली इंफॉर्मेटिव तो सही है, लेकिन हाईली इंफॉर्मेटिव का मतलब ये भी तो होना चाहिए ना फिर साथ के साथ, अब वो चीज काम की भी होनी चाहिए, है ना भाई। इंफॉर्मेशन तो नॉर्मल सी बात है, आप अपने लेवल से और अधिक दे दोगे, लेकिन वो अगर वो बच्चे के काम नहीं आ रही है या बच्चे के लेवल की नहीं है,
तो नॉर्मल सी बात है वो बेकार है, तो हाईली इंफॉर्मेटिव इसलिए आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इट शुड बी पर्पसफुल फ्रॉम टीचर्स पर्सपेक्टिव, टीचर के पर्सपेक्टिव से सही नहीं होनी चाहिए, बच्चे के पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड की होने की बात करते हैं हम हमेशा, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इट शुड नॉट हैव ए सोशल फंक्शन, ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट शुड बी मीनिंगफुल, यानी कि मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट, देखिए अब आप समझ गए होंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का मतलब क्या होता है, वो आपको समझना है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन का मतलब क्या है भाई, आप बच्चों को ग्रामर पढ़ा रहे हैं और साथ साथ में आप क्या कर रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, क्यों, ताकि बच्चे आसानी से उस चीज को समझ सके। तो यहां पर पूछा जा रहा है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ना, वो किस चीज को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट पूछा है। तो देखिए हम क्वेश्चंस को करते हैं, एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, हाँ इस चीज को तो फॉलो करता है, मैंने बताया ना बच्चे आसानी से सीख सके, इसलिए आप क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। आगे देखिए, गिव इंपोर्टेंस टू ग्रामर, हाँ ये भी आपका सही है भाई, इंपोर्टेंस ग्रामर को तो दी जाती है। आगे देखिए, इनहांस ए स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल्स, ये आपका नहीं हो सकता, मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं हम, एनेबल द स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली, ये भी आपका सही है, लेकिन आंसर यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर नंबर सी, एनहांस ए स्टूडेंट कम्युनिकेटिव स्किल्स। जो कम्युनिकेटिव स्किल्स होती है ना, इसके अंदर ग्रामर पर फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ पर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने पर जोर दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए ये आपका सही नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है इसमें चीज़ों को ट्रांसलेट किया जाता है, जबकि जो कम्युनिकेटिव स्किल है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर दिया जाता है बोलने का, ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं, देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है यहाँ पर, यूज ऑफ मदर टंग टू फैसिलिटेट लर्निंग, हाँ सही है भाई, नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग है उसका यूज करते हैं, ये तो सही है। गिव इंपोर्टेंस टू ग्रामर, ये भी आपका सही है, आप ऑप्शंस में देख सकते हैं। फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स रादर देन प्रोनाउंसिएशन, ये भी आपका सही है, मैंने बोला ना इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर कम्युनिकेटिव स्किल में ध्यान दिया जाता है, लेकिन ग्रामर मेथड के अंदर ध्यान नहीं दिया जाता, वहां पर ध्यान दिया जाता है किस पर, लिखने पर, मैंने आपको बताया अभी। आगे देखिए, इनेबल द स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली, हम ऑप्शंस में अभी देख कर आए हैं, तो ये भी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, इन दिस मेथड नो एम्फेसाइजेज इट पुट ऑन स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, यानी कि इस मेथड के अंदर स्पीकिंग पे, रीडिंग पे और राइटिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, फोकस नहीं किया जाता है, जोर नहीं दिया जाता है, एम्फेसाइजेज यानी जोर देना, ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देखिए नॉट ट्रू पूछा है आपसे, तो देखिए ए गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास इज कल्चरली ओवरलोडेड, गलत है भैया आपका, इसने बोला है जो एक गुड टेक्स्ट होता है ना क्लासरूम के अंदर, लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर, उसके ऊपर एक कल्चर के बारे में बहुत ही अधिकता से ज्यादा बातें होनी चाहिए, ये तो गलत है, सीधी सी बात है। आगे देखिए, ए गुड टेक्सुअल कंटेंट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट वोकेबलरी, ये आपका सही है भाई, नॉर्मल सी बात है, जो टेक्स्ट है आपके पास उसके अंदर अप्रोप्रिएट वोकेबलरी का यूज किया जाना चाहिए, यानी कि जो उस वोकेबलरी के हिसाब से, जो उस टेक्स्ट के हिसाब से सही बैठती हो, ये तो सही है आपका। एक गुड टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज क्लास हैज रिलेवेंस एंड इंटरेस्ट फॉर लर्नर्स, ये भी आपका सही है, यानी कि रिलेवेंस हो और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ये तो सही है। एक गुड टेक्स्ट इज दैट विच हैज द राइट लेंथ, ये भी आपका सही है, तो यहां पर जो आपका नहीं आएगा नोट ट्रू कौन सा आएगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट ए प्री रीडिंग एक्टिविटी, अब हमने प्री रीडिंग आपसे मैंने अभी बताया था आपको प्री रीडिंग क्या होता है, हमने स्टार्टिंग वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर डिस्कस किया था, तो देखिए आप, यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क, ये नहीं हो सकता आपका, देखिए यूजिंग ए प्रिडिक्शन टास्क, ये आपका हो सकता है, फिर भी आगे देखते हैं हम, आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द कंटेक्स्ट, ये भी आपका नहीं हो सकता। आगे देखिए, टीचिंग ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स, ये भी आपका नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। देखिए जब हम प्री रीडिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम बच्चे को ओवरऑल आइडिया देते हैं, अगर हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो बच्चे आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर आज सर इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, तो जो आपकी प्री रीडिंग होती है ना, वो एक तरह से प्रिडिक्शन टास्क होता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं, द टास्क सच एज राइटिंग एज ए करेक्टर और ए स्पेक्टेटर ऑफ द एक्शंस एंड आइडियाज ऑफ द कंटेक्स्ट या टेक्स्ट कम्स अंडर, इसमें भी किसकी बात हो रही है, नॉर्मल सी बात है, यहां पर भी आपको आइडिया दिया जा रहा है, एक्शंस दिए जा रहे हैं, तो सेम वही आंसर होगा। देखिए आप,
एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस करेक्ट आंसर है। एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस का मतलब यही होता है वो क्वेश्चंस जिसके बारे में आपको पहले से आइडिया हो जाए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस गलत होगा आपका, टेक्स्ट एनालिसिस भी गलत है और लैंग्वेज एनालिसिस भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस। आगे देखते हैं, अब एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। द टास्क दैट इंक्लूड सम प्रिडिक्शन, मैंने बताया ना प्रिडिक्शन के बारे में बात हो रही है, पहले से आप आइडिया लगा लोगे थ्रू इमेजिनेशन एंड एक्स्ट्रापोलेटिव, ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखिए, एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस रिक्वायर ऑब्जर्विंग ए प्रेजेंट सिचुएशन टू गैस व्हाट माइट इवेंचुअली हैपन्स, ठीक है, यानी कि क्या हैपन होने वाला है इस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप पहले से ही गैस कर लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इन ए लैंग्वेज क्लास, एक लैंग्वेज क्लास के अंदर पोएट्री यानी कि जो कविता पढ़ी जाती है ना उसके प्रिस्पेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो देखिए, शुड बी टोट एग्जैक्टली इन द सेम वे एज ए प्रोज पीस इज टोट, ये गलत है आपका। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि आप एज इट इज जैसा बुक के अंदर दिया गया है ना आप एज इट इज उसको ऐसे ही पढ़ा दीजिए, तो ये तो गलत है। आगे देखिए, शुड बी टोट फर्स्ट बाय गिविंग एन एलाबोरेटिव इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। भाई पोएट के बारे में थोड़ी ना देंगे इंट्रोडक्शन, किसके बारे में देंगे? कविता के बारे में होना चाहिए। आगे देखते हैं, इज फॉर अंडरस्टैंडिंग एप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको जब हिंदी की पेडागोजी करवाई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि जो कविता होती है वो किस लिए पढ़ी जाती है? हमारे इंजॉयमेंट के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। आगे देखते हैं, इज मच अबाउट द पोएम एंड द पोएट, ये भी आपका क्या है? गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, वाइल असेसिंग स्टूडेंट्स ए लैंग्वेज टीचर गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, देखिए, यानी कि जब बच्चे को असेस किया जाता है ना, उसका आकलन किया जाता है ना, तो जो एक लैंग्वेज टीचर है वो कुछ इंफॉर्मेशन को क्या करता है? गैदर करता है। किसके बारे में? स्टूडेंट्स के बारे में। तो अब पूछा गया है वो किस लिए करता है, तो देखिए, टू गिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स यूजिंग टेक्निकल टर्म्स एंड लैंग्वेज, गलत है आपका। फिर नॉर्मल सी बात है, आप टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं करेंगे, आप ऐसी लैंग्वेज का यूज करेंगे जो बच्चे को आसानी से समझ में आए। भाई बच्चे को कोई फंसाना थोड़ी ना है, भाई बच्चे को समझ में आए, हम ऐसी चीज का यूज करेंगे, ऐसी लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखिए, यूजिंग ए वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स अक्रॉस द स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट्स, देखिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया ना, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो हम क्या करेंगे? वैरायटी ऑफ टूल्स का यूज करेंगे, या अलग अलग तरह की जो तकनीक है ना, जो टेक्निक्स है ना, उनका यूज करेंगे कि बच्चे कहाँ पर समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या कहां पर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। आगे देखिए, टू लेबल देम एज आउटस्टैंडिंग, देखिए मैंने आपको बताया ना कभी भी बच्चे को लेबल नहीं करना है। देखिए आप एक चीज को समझिए, पेडागोजी जो होती है ना वो आप चाहे हिंदी की पढ़िए, चाहे आप इंग्लिश की पढ़िए, चाहे साइंस की पढ़िए, मैक्सिमम चीजें सेम होती हैं, वही चीजें बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। तो हमें बच्चे को लेबल नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग मोर टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं, द टेस्ट दैट इज डिजाइन टू फाइंड द लर्नर्स डिफिकल्टीज गैप्स इन देयर नॉलेज एंड स्किल डिफिशियंसीज ड्यूरिंग द कोर्स इज कॉल्ड, देखिए मैंने आपको दो टेस्ट के बारे में बताया था, हमने साइकोलॉजी में भी बात की थी, हमने जो हिंदी की पेडागोजी की वहां पर भी हमने इन चीजों के बारे में बात की थी। एक होती है आपकी रिमीडियल टीचिंग, क्या होती है? रिमीडियल टीचिंग, और एक होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस के अंदर भी दिया गया है। भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल सी बात है, आप बच्चे से पहले क्या करवा रहे हैं, बच्चे में जो कमी है ना, बच्चा कहाँ पर सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कहाँ पर बच्चे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, पहले हम बच्चे की उन कमजोरियों के बारे में पता लगाते हैं, और इसलिए पता लगाने के लिए हम अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो भी तकनीकें हैं ना उनका यूज़ करते हैं। तो इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि बच्चे को लर्निंग में कहाँ पर गैप है, कहाँ पर बच्चा चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, कहाँ पर स्किल डेफिशिएंसीज हैं, माने कमियां हैं, हम उन चीज़ों का पता लगाते हैं, तो वो कहलाता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और डायग्नोस्टिक टेस्ट जब हो जाता है ना उसके बाद हम करते हैं रिमीडियल टीचिंग, यानी कि जो भी ये गैप होते हैं, जो भी ये डेफिशिएंसीज हैं, इनको हम ठीक करते हैं, तो वो कहलाता है आपका रिमीडियल टीचिंग। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो, देखिए मैंने साइकोलॉजी के अंदर इस पोर्टफोलियो के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है वहां पर मैंने आपको बताया था, जो पोर्टफोलियो है वो बच्चे की कंप्लीटली डिटेल होती है,
सुबह से लेकर शाम तक जब बच्चा स्कूल में रहता है ना, तो उसकी कंप्लीट डिटेल होती है, कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है बच्चे का, बच्चे के मार्क्स, बच्चे के टेस्ट वगैरह हर चीज़ की डिटेल होती है इसके अंदर, ठीक है। और जो पोर्टफोलियो होता है, जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है तब ट्रांसफ़र भी किया जाता है, यानी कि थर्ड क्लास से अगर बच्चा फोर्थ में जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है, जो थर्ड क्लास का टीचर है ना, वो जो पोर्टफोलियो बनाया था बच्चे के लिए वो फोर्थ क्लास के टीचर को सौंप देगा, ताकि जो फोर्थ क्लास का टीचर है वो भी अच्छे से समझ पाए बच्चे के बारे में, ठीक है। वो होता है आपका पोर्टफोलियो। तो देखिए नोट करेक्ट पूछा है, तो देखते हैं अब हम। पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ए स्टूडेंट्स लर्निंग, ये तो सही है आपका। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम मोर ऑटोनोमस, ये भी आपका सही है। आगे देखिए, इट फोस्टर स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन एंड हेल्प्स देम टू सेल्फ मॉनिटर देयर लर्निंग, ये भी आपका सही है। आगे देखते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट इज वन टाइम असेसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट्स लर्निंग, ये आपका गलत है भाई, वन टाइम असेसमेंट नहीं होता है। बच्चे का असेसमेंट नॉर्मल सी बात है, पूरी जो ईयर है ना, जो जिस क्लास में वो पढ़ रहा है, कंप्लीट ईयर बच्चे का चलता रहता है, तो वन टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, क्योंकि हमसे नोट पूछा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन द ग्रामर क्लास वी शुड फर्स्ट, यानी कि ग्रामर क्लास के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो देखिए, एक्सप्लेन हाउ द फोरम यानी ग्रामर आइटम्स इज मेड, या फिर प्रेजेंट द ग्रामर फोरम आइटम्स इन नेचुरल डिस्कर्स, या फिर एक्सप्लेन इरेगुलर फॉर्म्स इफ एनी। ये तो आपका गलत है 100%, आपको पता है, पर इरेगुलर फॉर्म्स के बारे में थोड़े ना बताएंगे। आगे देखिए, डिस्क्राइब इट्स सोशल फंक्शन, ये भी आपका गलत है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ द फॉरम या ग्रामर आइटम्स इज मेड, ये भी आपका गलत है। आप क्या करेंगे सबसे पहले क्लास के अंदर? प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म्स इन द नेचुरल डिस्कर्स, यानी कि एक नेचुरल तरीके से, बच्चे को पता भी नहीं लगेगा कि वो ग्रामर पढ़ रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से एकदम नेचुरल तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके भाई 15 क्वेश्चंस इंग्लिश पेडागोजी के। इस तरह से हम डेली क्लासेस को करेंगे और ये क्लासेस आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो इन क्लासेस को आप मिस मत करना, आराम से क्लासेस को एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने आपको बताया, हम हर सब्जेक्ट की PYQ सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आज के लिए थैंक यू।